हेलो फ्रेंड्स, पिछला क्लास में हम विराम चिन्ह देखे थे। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे शब्द और उनके भेद। तो पहले शब्द का डेफिनेशन समझेंगे, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द का परिभाषा देखेंगे कि एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं शब्द? तो एक या अधिक अक्षर से, ठीक है, एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आया तो दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। या अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अक्षर के समूह जैसे क ख ग घ ये अक्षर हुआ, लेकिन जब इसको मिला देंगे जैसे क जोड़ म जोड़ ल कमल हुआ, कलम लिखेंगे क जोड़ ल जोड़ म कलम हुआ ना, तो ये अक्षर के समूह को शब्द कहेंगे। या दूसरा डेफिनेशन, जिस अक्षर के समूह का कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, अक्षर वैसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, व्यर्थ है अक्षर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस अक्षर के समूह का कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे घर, तो देखिए घर अक्षर हुआ, घर जो है शब्द हुआ, अक्षर दो अक्षर के मेल से बना है, घ अक्षर और र अक्षर, तो दो अक्षर हुआ घर। घर में दो अक्षर है और ये घर दो अक्षर से मिल करके घर बना है, ये शब्द हुआ। ठीक है, जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। घर यानी रहने का क्या भवन होता है। ठीक है, पानी, तो पानी दो अक्षर से मिलकर बना है, पानी जो हम लोग पीते हैं, पुस्तक जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, विद्यालय आदि। ठीक है, अब देखेंगे शब्द के भेद। तो शब्द के भेद जो है अलग अलग आधार पर है। ठीक है, जैसे अर्थ के दृष्टि से, पहले अर्थ की दृष्टि से शब्द देखेंगे कि शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है। कौन कौन सा है? क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के दृष्टि से दो शब्द है, अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक अर्थ का डेफिनेशन समझेंगे। सार्थक और शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक शब्द यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ है वो सार्थक शब्द है। ठीक है, जैसे राम, राम कोई व्यक्ति का नाम है। लोटा, जिससे हम पानी पीते हैं यानी पानी पीने का एक साधन हुआ। घर, रहने का साधन हुआ। विद्यालय, पढ़ने जाने का एक साधन हुआ, साधन है, इसको पढ़ाई का स्थल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द हुआ, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे चे, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। हल, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं ना, तो ऐसे शब्द को जिसका कोई अर्थ ना निकलेगा उसे निरर्थक शब्द कहेंगे, जिसका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहेंगे। अब देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना के दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो तीन भेद हैं। ठीक है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जब हम नाउन पढ़ा रहे थे संज्ञा, उसमें भी इसका जिक्र किए थे। ठीक है, आप लोग क्लास देखे होंगे तो ये आप लोगों को याद आएगा कि हम संज्ञा में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ इसका जिक्र करेंगे। व्युत्पत्ति या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो अब इस तीनों का डेफिनेशन समझेंगे एक एक करके। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? कम है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका खंड सार्थक नहीं होता है। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिसका खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिसका खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंपरा से कहने का मतलब हमारे पीढ़ी से ही, वो बहुत पहले से ही उस शब्द को बोला जा रहा है, लेकिन उसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे लोटा जो है हमारे पीढ़ी से ही बोलते आया जा रहा है, जो पानी पीने का एक साधन होता है, लोटा बर्तन होता है। ठीक है, तो वो लोटा हुआ। ठीक है, अब इसका जैसे हम खंडित कर रहे हैं तो लो और टा, लोटा,
लोटा में खंडित होगा ना लो और टा, तो देखिए लो का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं ना, टा का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि जिसका खंड सार्थक नहीं होता है और जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब घर, घर का खंड करेंगे घ और र, तो देखिए घ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, र का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बर्तन, अब बर्तन को यदि हम खंडित कर रहे हैं तो बर्तन, बर्तन का भी खंडित करेंगे तो इसका ब और र जो और त और न, ठीक है, कोई इसका भी मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन बर्तन शब्द जो है हमारे पीढ़ी से बोलता आया जा रहा है। ठीक है, अब समझेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका खंड सार्थक हो एवं खंडित भाग का अर्थ निकलता हो उसे यौगिक कहते हैं। जिसका खंड सार्थक हो एवं खंडित भाग का अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे में समझेंगे विद्यालय, विद्यालय विद्या और आलय, इसका खंडित किए हम विद्या और आलय, तो विद्या मतलब पढ़ने का, विद्या क्या हुआ पढ़ाई, आलय मतलब घर यानी पढ़ाई करने का घर, विद्यालय हुआ पढ़ने का घर, विद्यालय हुआ। देव मंदिर, देव और मंदिर खंडित किए, देव और मंदिर को खंडित किए, देव और मंदिर में तो देव यानी देवता भगवान, मंदिर यानी पूजा स्थल, तो देव मंदिर यानी भगवान के पूजा करने का क्या हुआ एक घर हुआ देव मंदिर। सेना नायक, सेना और नायक, तो सेना एक अलग हुआ, नायक जो सेना के संचालन करता है वो नायक। ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है इसीलिए इसे यौगिक शब्द कहेंगे। ग में देखेंगे योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन देखेंगे, योग रूढ़ उन शब्द की संज्ञा है जिनके खंड सार्थक हो। ठीक है, परंतु जो शब्द खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहेंगे। समझ में आया? डेफिनेशन कह रहा है कि योग रूढ़ उन शब्द की संज्ञा है। योग रूढ़ क्या है? तो एक प्रकार की संज्ञा है जिनके खंड सार्थक होता है, इसका भी खंड सार्थक है, परंतु जो शब्द खंड शब्द से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करता हो। ठीक है, खंडित भाग का जो है वो अलग अर्थ निकालता है। जैसे में देखेंगे पंकज, तो पंकज क्या हुआ, इसका जैसे हम खंडित कर रहे हैं तो पंक और ज में करेंगे या पंक जोड़ ज में भी करेंगे। ठीक है, तो पंकज को खंडित किए तो पंक और ज में किए। ठीक है, पंक का मतलब क्या हुआ, पंक का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, और ज का मतलब होता है जन्म, जन्म लेने वाला। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, इसका अर्थ क्या हुआ कीचड़ से जन्म लेने वाला। ठीक है, कीचड़ से जन्म लेने वाला, तो कीचड़ से कौन जन्म लेता है? तो कमल, कमल का जो फूल है उसको आप लोग देखिएगा वो कीचड़ से ही जन्म लेता है, तो इसीलिए उसको पंकज, पंकज यानी कमल, कमल के फूल को पंकज कहा जाता है या पंकज मतलब कमल होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका अर्थ क्या होना चाहिए था, पंकज कलम कमल हुआ ना, अर्थ चेंज हो गया। एक तो अर्थ हुआ कीचड़ से जन्म लेने वाला, ठीक है, और दूसरा हुआ कमल। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ डेफिनेशन में बता रहा है। लंबोदर, इसी में लंबोदर जिसका लंबा पेट हो, जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहेंगे। जैसे गणेश भगवान। नीलांबर, जिसका नीला अंबर हो, ठीक है, तो इनको नीलांबर किनको कहा जाएगा? विष्णु भगवान को। ठीक है, गिरिधारी, गिरिधारी किसको कहा जाएगा? कृष्ण भगवान को। ठीक है, आदि। अब देखेंगे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन सा है? तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और ये जो चारों है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद बताएं चारों, इन सब का कल जिक्र करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।